नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल, कॉफ़ी विद सुमित जैन में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उमेश जी हैं। जय सिया राम उमेश जी। जय सिया राम। आज हमारा टॉपिक है भारत चीन को टक्कर दे रहा है, पानी में और एक नए तरीके से। साथ ले रहा है साउथ कोरिया का और बाकी उमेश जी बताएंगे। ओवर टू यू। देखिए, भारत की जो कोस्ट लाइन है वो कम से कम 7,800 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और ये बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है। उसके अलावा वी हैव टू डू अ मैरीटाइम पेट्रोल और वी हैव टू डिफेंड आवर सी रूट्स एज वेल। जो भारत का जो एरिया होता है इट इज जस्ट नॉट कन्फाइंड टू द लैंड बॉर्डर्स। इसमें सी बॉर्डर्स भी होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी भारत की एक टेरिटरी होती है। बहुत दिनों से इसको इग्नोर किया गया है। तो आपने देखा है कि कैसे भारत के जो भारतीय सरकार है मोदी जी के अंदर वो इसको सिक्योर कर रही है। कैसे सिक्योर कर रही है? सब जगह पोर्ट्स ले रही है। जैसे इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट हमने ले लिया है, या चांगी पोर्ट के साथ हमने अभी करार किया है। हमने कोलंबो पोर्ट में भी करार किया है अदानी के थ्रू। ठीक है। और जैसे हमने देखा है कि केरला में वाइजिंगम पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। चलिए, पोर्ट तो डेवलप कर लिया, बट पोर्ट के अलावा वी नीड टू हैव द शिपिंग रूट्स एज वेल। वी नीड टू हैव शिपिंग शिप्स एज वेल। बिना शिप के काम कैसे किया जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में, शिप मेकिंग इंडस्ट्री में 62% जो मार्केट है वो है चाइना के पास। चाइना अब बहुत ही डिफरेंट लेवल पे, ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुका है। आज उसके पास ऐसी स्थिति है कि 2028 तक तो उसको ऑर्डर भी लेने की उसके पास पूरे ऑर्डर पड़े हैं कि वो नए ऑर्डर 2028 के बाद ही डिलीवर कर सकता है। तो आपने देखा है कि कुछ दिन पहले साउथ कोरिया की जो वन ऑफ द टॉप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, हानवा ओशन कंपनी लिमिटेड, वो भारत आई थी। उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। उन्होंने हिंदुस्तान शिपयार्ड, पीपाव शिपयार्ड, इन सबको विजिट किया और उन भारत के साथ करार करने के लिए रेडी है, जिसके अंदर भारत के अंदर अगले 30 साल में 50,000 शिप्स बनाने की योजना है। और भारतीय सरकार भी चाहती है कि बाय 2030 इंडिया अभी 10th स्थान, वन ऑफ द टॉप 10 शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में स्थापित हो जाए। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि शिपिंग इंडस्ट्री इज क्रिटिकल फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल। भारत का जितना भी ट्रेड होता है बाय वैल्यू एंड इंपोर्ट, वो मतलब 70 to 95% ये वैल्यू एंड इंपोर्ट जो होता है बाय सी होता है। और इसमें हमारी अगर शिप्स रहेगी तो इसमें रेवेन्यू भी हमें मिलेगा। आज क्या होता है कि हमारे पास शिप्स है नहीं, हमारे पास खुद की शिपिंग इंडस्ट्री ना डेवलप होने से हम बहुत ज्यादा पैसा इन शिप्स को दे रहे हैं। ठीक है। तो भारतीय सरकार ने अब ट्राई किया है कि यहाँ पे एक तरह से शिपिंग इंडस्ट्री को ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए। और आपको मालूम है कि भारत में अभी एमआरओ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चल रही है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से जो नेवल शिप्स आ रहे हैं, जो अमेरिका की है, उनकी जो 7th फ्लीट है, उनकी जो नेवल फ्लीट्स है, उनका रिपेयर, ओवरऑलिंग हम कर रहे हैं। चेन्नई में एलएनटी कर रहा है। ठीक है। वो एक बहुत बड़ी बात है इसमें, क्योंकि आप ऐसे ही आप ये देखिए, यूएस ऐसे ही किसी के यहाँ पे अपनी नेवल शिप्स नहीं भेजेगा जब तक उसको विश्वास नहीं होता है। तो ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप होता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बट उसके बाद हम अभी ग्रेविएट हो रहे हैं, वी आर मूविंग अहेड, और हम अभी शिप बिल्डिंग में भी आ रहे हैं। आपको जान के एक तरह से खुशी होगी कि भारत ने अभी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाया है, जिसमें 25,000 करोड़ को उन्होंने ईयरमार्क किया है कि अगर कुछ चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो उसमें उसके थ्रू वो सपोर्ट भी कर देंगे। और मंजरी जी, आपने ये भी देखा होगा कि भारत ने अभी नई कंपनी भी कुछ बनाई है कि भारत सिर्फ शिपिंग में नहीं उतर रहा है, वो कंटेनर्स में भी उतर रहा है। उन्होंने, भारतीय सरकार ने अभी भारत ग्लोबल लिमिटेड करके एक नया कंपनी भी बनाया है, जिसके अंदर वो कंटेनर में भी घुसेगा
और उसमें भी भारत अपना इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है। इसमें क्या है, एक ऑलराउंड इकोसिस्टम भी आप देख रहे हैं डेवलप हो रहा है। थोड़े दिन पहले आपको खबर भी आई होगी कि भारत और रशिया के बीच में एक शिप बिल्डिंग करार हुआ था कि शिप ब्रेकर्स भारत में बनाया जाएगा। दो कंपनी इसमें शॉर्टलिस्ट की गई है, एक तो कोचिन शिपयार्ड है और एक तरह से मेरे ख्याल से रिलायंस नेवल या भारत पीपा शिपयार्ड उनको दिया गया है। तो आप देख लीजिए कि जैसे मेजर पावर्स है, अगर साउथ कोरिया की कंपनी आ रही है, इट इज नॉट साउथ कोरिया, इट इज अ यूएस बैक्ड, साउथ कोरिया इज यूएस सपोर्टेड, ओके। और साउथ कोरिया में तीन बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज है। एक तो सैमसंग है, एक शायद एलजी है और एक अभी हानवा है। मेरे ख्याल से सैमसंग और एलजी भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आपने ये देखा है कि साउथ कोरिया नीड्स द ह्यूमन, जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है और स्पेस है। इंडिया इज ओनली कंट्री विच कैन एक्चुअली मैच द स्केल दैट चाइना हैज। और चाइना दूसरे ही तरीके में चले गया है, वो अलग ही अपना टेक्नोलॉजी भी उसने उसने डेवलप कर ली है। तो बेसिक चीज में भारत आ सकता है, भारत वहां पे चाइना को रिप्लेस कर सकता है। और चाइना के पास खुद के पास इतना काम है कि वो किसी और के ऑर्डर्स ले ही नहीं पा रहा है। तो एक तरह से ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है भारत को। जी, तो रिसोर्सेज के लिए और ऑर्डर्स के लिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया की, कहाँ-कहाँ से हम सपोर्ट लेंगे इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ने के लिए? और नेवल बेस में, मतलब सिक्योरिटी में, और जो कमर्शियल मैरीटाइम है, उसमें क्या-क्या हमारे डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, आपने अभी सुना होगा कि भारत और फॉर डिफेंस के अंदर तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में। जो प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन्स है उसको हम बना रहे हैं, ठीक है। उस सबमरीन्स में ऐसा रहेगा कि इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम के थ्रू हमारी सबमरीन्स महीनों तक दे कैन बी अंडर द सी। अभी जो सबमरीन्स है उनको 3-4 दिन में एक बार आके सरफेस पे आके डेक करके उनको ऑक्सीजन उनको लेना पड़ता है। बट इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी सबमरीन बहुत महीनों तक अंदर रह सकती है और सर्वेलेंस कर सकती है, और एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो ऐसे 6 सबमरीन्स हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दी है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कोस्टल लाइन है 7,800 किलोमीटर है, उसको डिफेंड करना भी बहुत जरूरी है। और जैसे मलाका स्ट्रेट में भी भारत अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है, वहां पे उनको एक थिएटर कमांड ही बना रहा है। और उसमें नए एयर स्ट्रिप्स, और लक्षद्वीप में भी आपने देखा है कि आगे जाके हम एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं। तो एक वेरी क्रिटिकल रोल पैदा करेगा कि भारत की मैरीटाइम एसेट्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट इंडियन ओशन रीजन भारत का बैकयार्ड है, क्योंकि ये भारत का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और इसके अंदर ओशन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एरिया में ही मिनरल्स है, हमारे एरिया के बियॉन्ड भी मिनरल्स है। जैसे लिथियम है, श्रीलंका से थोड़ा आगे लिथियम का एक पहाड़ है। भारत और श्रीलंका दोनों ही उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। वो चलिए बहुत मैटर, आजकल निकला है, हाँ तो ये जिसको ऑलरेडी चाइना भी क्लेम कर रहा है। आई डोंट नो हाउ चाइना कैन क्लेम इट, बट दे आर आल्सो क्लेमिंग इट। चाइना चाइना क्लेम कर रहा है श्रीलंका के थ्रू। श्रीलंका की औकात नहीं है क्लेम करने की, ठीक है। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, उधर वो चाइना करेगा, बट अल्टीमेटली वो भारत के पास ही आने वाला है। अगर हमारे पास हम अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम उसको अपग्रेड न करेंगे, नहीं करेंगे, तो वी विल लूज द रेस टू चाइना। क्योंकि चाइना के पास आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, उनके पास सबसे बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। चाइना की खुद की उनके पास शिपिंग मिलिशिया है। जैसे पाकिस्तान के पास ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद है, चाइना के पास सी फ्रीग, उन्होंने शिपिंग मिलिशिया तैयार करके रखा है जो चाइनीज सपोर्टेड है। ये कहीं भी जाके उस एरिया में जाके, जैसे अभी उन्होंने, आपने देखा होगा फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स पे जाके इन लोगों ने उनको, चाइना ने उनको बैठा दिया, और फिलीपींस बोल रहा है कि आप खाली करो। तो ये मान नहीं रहा है, कहीं ना कहीं
मेरे हिसाब से कुछ दिनों बाद साउथ चाइना सी में फिलीपाइंस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे। और आपने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस ने हमारे से इसके लिए लिया है, और 375 बिलियन डॉलर, $375 मिलियन में, और वो ब्रह्मोस की 10 बैटरीज और मांग रहा है $1 बिलियन में। तो आप समझ जाइए कि एग्जिस्टिंग के बाद और एडिशनल $1 बिलियन का ऑर्डर आने वाला है। और और जैसे आज रिपब्लिक डे है, प्राबो सुबियांतो जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के, उनको भी बुलाया गया है। और आपने देखा है कि वहां पे हम बहुत हमारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नई नई टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इन द रिपब्लिक डे परेड। इसमें एक बात हो रही है, दुर्गा 2 जो लेजर है, वेपन है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होता है, लेजर वेपन, जिसके थ्रू हम 5 किलोमीटर अहेड ही कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हमारे देश के पास आता है, उसको हम उसको तहस नहस कर सकते हैं। उसका कॉस्ट बताया जाता है कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन स्ट्राइक का रहेगा $3.5। बरोबर बता रहा हूँ, $3.5, मतलब ₹300 के आसपास रहेगा। जो जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज करता है, भारत उसको $300 में कर रहा है। और ये वीकेंड नेस्ट। यस। और आपने ये भी देखा होगा कि ब्रिटेन ने भी थोड़े दिन पहले, यूके ने भी ये टेक्नोलॉजी उनके पास है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि दे कैन शूट डाउन एनी इनकमिंग मिसाइल लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा, जो उनकी कॉस्टिंग $13 बताई जाती है। तो शायद इसके ऊपर ये कुछ चीजें हैं जो लेजर वेपन्स है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। भारत इस बार इसको रिपब्लिक डे परेड में दिखाने वाला है। और ये वेपन्स भी हम अपने शिप्स में डाल के रख सकते हैं, और हमारे मैरीटाइम पेट्रोलिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, सब जगह हम अपने वी कैन नॉट पेट्रोल ईच एंड एवरी पार्ट। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू हैव सच वेपन्स। तो भारत अभी ट्राई कर रहा है कि उसको डेवलप करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, और सारी टेक्नोलॉजीज को हमारे डिफेंस में कैसे यूटिलाइज किया जाए, एप्लीकेशन कहाँ है, वो भी आप देखेंगे। वो भी आप देखेंगे। सेकेंड, मेरा मानना ये है कि भारत के जो ट्रेड व्यापार हैं, पोर्ट्स तो आपने देखा कि कैसे डेवलप हो रहा है। पोर्ट्स के बाद शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके बाद कंटेनर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और कुछ कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अगर ये इंडस्ट्री डेवलप होती है, इसके लिए फाइनेंस और लीजिंग का भी काम चालू हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पास गिफ्ट सिटी भारत के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी 2 साल पहले उन्होंने ओपन कर दिया है। तो पूरा एक इकोसिस्टम धीरे धीरे रेडी हो रहा है, और 3-4 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा काम चालू हो जाएगा भारत के अंदर। क्योंकि कॉड को भी वापस अमेरिका कॉड रिवाइव को कर रहा है। वापस, हाँ, रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपने ये भी देखा है कि मार्को रूबियो ने फर्स्ट मीटिंग भारत के साथ की, और उसके अंदर कॉड को रिवाइव करने की बात भी की गई थी। और कुछ महीनों बाद डोनाल्ड ट्रंप शायद इंडिया आ सकते हैं कॉड समिट के लिए, और उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और शायद जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। और मेरा ये मानना है कि अब कॉड नहीं रहेगा, कॉड प्लस रहने वाला है। इसके अंदर इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप देखेंगे ब्रिटिश भी आने वाले हैं, फ्रेंच भी आएंगे, और ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, साउथ कोरियंस, और इवन फिलीपाइंस और वियतनाम, आसियान सब जुड़ जाएगा। क्योंकि चाइना की जो हिजेमनी है वो रुक नहीं रही है। वो ट्राई कर रहा है कि वो ताइवान को कैप्चर कर ले, वो ट्राई कर रहा है कि सब जगह वो बोलता है कि साउथ चाइना से सब चीज हमारा ही है। भारत के इंडियन ओशन रीजन में भी वो बस्ती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एंटी चाइना ग्रुपिंग हमको करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम यूएस को मजबूत करेंगे टेम्परेरीली। ओके। लेकिन मेरा नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, हम यूएस को इम्प्रूव नहीं करेंगे टेम्परेली, हम यूएस की सपोर्ट से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे रैपिडली। तो हमारा तो, हम तो खो ही रहे थे धीरे धीरे, पर अब यूएस का सपोर्ट भी आ रहा है।
मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर साउथ कोरिया आ रहा है बिना यूएस के अप्रूवल के नहीं आ सकता। नहीं भले आ ही सकता। साउथ कोरिया, आप जापान आप बोल दे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, पर वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी व्हाइट हाउस डिटरमाइन करता है। वैसे ही फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी व्हाइट हाउस ही डिटरमाइन करती है। भले ही वो पब्लिक में कुछ भी बकबक कर ले। और आपने देखा है कि अगर कनाडा नहीं मानता है तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। ऐसी बेइज्जती की उसकी कि उसको प्रेसिडेंट को बदले उसको बोल दिया गवर्नर ऑफ कनाडा। तो एक तरह से उन्होंने बोल दिया कि जो मैं चाहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। ट्रंप का फरमान विश्व के लिए विधान होने वाला है और ये हो रहा है, आपने देखा है। So shipping we are doing, containers we are doing. What about इंश्योरेंस? क्योंकि एक ये मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये जो ज्यादातर एजेंसीज हैं वो लंदन बेस्ड है, तो कहीं भी हमको थ्रेट का सामना करना पड़ता है या ये सब, तो लंदन बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इस एरिया में भारत क्या कर रहा है? जिससे मैंने बताया ना कि फाइनेंस एंड लीजिंग, उसके अंदर इंश्योरेंस भी आ जाता है। वो इंडस्ट्री ऑलरेडी चालू हो जाएगी गिफ्ट सिटी में। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि अभी करंटली बजट के अंदर जो एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर, जो एयरलाइन इंडस्ट्री के फेवर में एक लॉ निकलने वाला है कि वेयर दे विल बी सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। अगर इसके अंदर कोई भी एयरलाइन इट्स नॉट पेइंग इट्स ड्यूज, तो इमीडिएटली क्रेडिटर्स कैन टेक पोजेशन ऑफ द प्लेन। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखा है कि विजय माल्या जो अभी जिन्होंने अगर ड्यूज नहीं भरा है तो वो भाग जाते हैं। उनके प्लेन्स भारत के कई भी जो एयरपोर्ट्स है उधर पार्क किए हुए हैं। तो इसमें नुकसान जो लीजिंग एजेंसी है उसको भी होता है और एयरलाइन को भी होता है। ये क्या होगा, आपने पैसा नहीं दिया, इमीडिएटली आपका प्लेन उठा के ले जाएंगे, जिसके कारण एयरलाइंस विल बी वेरी डिलिजेंट। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सिमिलरली आप ये देखेंगे बहुत सारे लॉस आने वाले हैं शिपिंग के रिलेटेड भी। और मेरे हिसाब से कोई ना कुछ लॉस आया था कुछ दिन पहले रिलेटिंग टू इंश्योरेंस। मेरे को इतना याद नहीं है, बट सर्टेनली गिफ्ट सिटी इसके लिए ही चालू किया गया है कि ताकि इंटरनेशनल मैरीटाइम और इंटरनेशनल जो ट्रेड जो लीजिंग होता है प्लेन्स का, उसकी इंडस्ट्री को भारत के अंदर रिवाइव किया जा सकता है, उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और आपने देखा है कि कैसे भारतीय एयरलाइंस ने अभी 1000 प्लेन ऑर्डर दिया है दोनों बोइंग और एयरबस को। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। एमआरओ पहले भी भारत में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सारे प्लेन्स वगैरह भारत में होते थे। देन व्हाट हैपेंड, लेडू जी हैपेंड, एंड we are suffering the consequences now. Modi ji is trying to revive this industry, not only the building part but also the insurance, etc. And it's a great time to go ahead in this field. And गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय सिया राम। जय सिया राम।